शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। दर्शकों, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि केतु देवता के कन्या राशि में प्रवेश पर ज्ञानवर्धक चर्चा। शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के श्रीमुख से। केतु देवता के कन्या राशि में प्रवेश पर स्पेशल वीडियो पर आज जो ज्ञान चर्चा आपको बता रहे हैं, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। राहु और केतु देवता 18 माह तक एक राशि पर परिक्रमा करते हैं और 18 माह पूरी हो जाने के बाद ये वक्री होकर रिवर्स होकर यानी आगे की राशि में न जाकर पीछे की राशि में जाकर गोचर परिक्रमा किया करते हैं। आपने 12 अप्रैल 2022 को हमारे एक वीडियो के माध्यम से जाना कि केतु देवता तुला राशि में प्रवेश करके गोचर परिक्रमा में थे और राहु देवता का प्रवेश मेष राशि में हुआ था। 30 अक्टूबर 2023 तक ये प्रवेश उनका 18 माह का गोचर परिक्रमा का रहा। अब 7 नंबर की तुला राशि से केतु देवता बाहर आएंगे और अपने पीछे की यानी 6 नंबर की कन्या राशि में उनका प्रवेश होगा। केतु देवता का प्रवेश तुला राशि से कन्या राशि में होगा। ठीक उसी दिन उसी समय एक साथ राहु देवता का प्रवेश मेष राशि से एक पीछे की राशि यानी मेष के पहले वाली राशि मीन राशि में प्रवेश होगा।
राहु का मीन राशि में प्रवेश हमें क्या देगा, या राहु देवता जब मीन राशि में पहुंचेंगे तो मीन राशि वालों को कितना प्रभावित करेंगे, इससे संबंधित आप वीडियो देख चुके हैं। अब तुला राशि से जब कन्या राशि में केतु देवता प्रवेश करेंगे तब हमें कितना फर्क पड़ेगा। फर्क तो पूरा 12 राशियों को पड़ेगा, पर महत्वपूर्ण विषय आज हमने कन्या राशि का लिया है, क्योंकि कन्या राशि में प्रवेश हो रहा है। इसलिए आपको सबसे पहले केतु की प्रकृति को समझना है, केतु के स्वभाव को समझना है, और फिर आपकी राशि और आपकी लग्न को समझना है, और यह भी जानना है कि वर्तमान समय में कन्या राशि के ऊपर अभी किन ग्रहों का पॉजिटिव प्रभाव है। एक छोटा छोटा सा मूल एक रिसर्च 30 अक्टूबर को जब तुला से उतरकर कन्या में प्रवेश होगा केतु देवता का, उसके पहले कन्या राशि के ऊपर, कन्या राशि में या कन्या राशि के लिए समझने वाली बात कि 1 अक्टूबर को कन्या राशि का बुध जो उनके राशि अधिपति हैं स्वयं अपनी राशि में प्रवेश करते हैं, उनका अपनी राशि में प्रवेश होता है। बुध का जब भी कभी भी साल में एक बार कन्या राशि में प्रवेश होता है तो बुध उच्च के हो जाते हैं। और यदि हम कन्या राशि की पत्रिका का एक जन्म चार्ट बनाएं, राशि चक्र हम तैयार करें, राशि कुंडली तैयार करें, कन्या राशि को लग्न में बिठाकर, चंद्रमा लग्न में लिखकर यदि हम कन्या राशि की राशि पत्रिका बनाएं तो बुध कन्या राशि के केंद्र में बैठेंगे और यह बहुत बड़ा योग बनाएंगे, जिसे हम कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने में 27 दिनों के लिए बनने वाला भद्र महापुरुष योग कहते हैं। भद्र महापुरुष योग क्या होता है? ये पंच महापुरुषों के एक योग में से है जो बड़े धनवान लोगों को मिला है या जो व्यक्ति को धनवान बनाता है। हमारे कार्य, हमारी योजनाएं, हमारी सोच, हमारी नेकियां, हमारा दान पुण्य धर्म विश्वास इसी समय हमें काम आता है और हमें अचानक लाभ देकर जाता है। ये तो एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो कन्या राशि वाले हैं। इसके अलावा हमें आगे ये समझना है कि जैसे ही कन्या राशि में केतु का प्रवेश होगा, प्रवेश के साथ साथ और कौन से पॉजिटिव ग्रह हैं जो इस प्रवेश को पॉजिटिव बनाएंगे। कन्या राशि में जब केतु का प्रवेश होगा तब उसके पहले से, यानी उसके 2 माह पहले से लगभग 4 सितंबर से जो गुरु बृहस्पति देवता मेष राशि में परिक्रमा कर रहे थे वो बकरी हो जाएंगे और उनके बकरी होने से वो मीन राशि में आ जाएंगे, उनका प्रभाव मीन में हो जाएगा। और कन्या लग्न की पत्रिका या कन्या राशि की पत्रिका यदि हम बनाएं तो उनके 7वें स्थान पर मीन राशि आएगी और 7वें स्थान पर ये 12वां नंबर होने से 7वें स्थान पर गुरु बृहस्पति देवता आ जाएंगे, उनका प्रभाव बकरी होने से मेष की जगह मीन में आ जाएगा। जब भी कभी गुरु अपनी स्वग्रही राशि पर या उच्च की राशि पर केंद्र में होते हैं तो जितने दिन भी वह केंद्र में रहेंगे, खुद की राशि हो या उच्च का ग्रह हो, तब वो वहां पर एक बहुत अच्छा योग बनाएंगे जिसे हम हंस महापुरुष योग कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हंस महापुरुष योग
अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह उन महापुरुषों को मिला है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया है। हंस महापुरुष योग को समझने के लिए और भद्र महापुरुष योग को समझने के लिए आपको हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल के अंदर डाले गए वीडियो में हंस महापुरुष योग सीखना है और भद्र महापुरुष योग को सीखना है, जिससे आपको समझ में आएगा पूरे विश्लेषण के माध्यम से ये योग बनता कैसे है, लागू कैसे होता है, इसका लाभ कब तक रहता है और कितने अधिक पैमाने पर होता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। इसीलिए आप शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पंच महापुरुष के पूरे 5 योगों को जरूर सीखिए, जरूर समझिए। पंच महापुरुष के 5 योगों में एक होता है मंगल से बनने वाला रुचक योग, एक होता है हंस योग, एक होता है भद्र योग और इसी प्रकार से शनि से बनने वाला एक होता है शश योग और शुक्र से बनने वाला योग मालव योग कहलाता है। सब बड़े महत्वपूर्ण योग है, अद्वितीय योग है। बहुत कम लोगों की जन्म पत्रिका में ये जन्म से मिलते हैं, पर गोचर परिक्रमा में जब भी कभी कुछ महीने के लिए, कुछ समय के लिए ऐसे योग अचानक बन जाते हैं, तब भी व्यक्ति कम फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए जिनकी जन्म पत्रिका में जन्म से यह योग नहीं भी है, तो भी उनको इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। केतु देवता कन्या राशि में प्रवेश करें, उसके पहले से गुरु ने अपना स्थान बकरी करके मीन से संबंध जोड़कर कन्या राशि वालों को सितंबर महीने, अक्टूबर महीने, नवंबर महीने और दिसंबर महीने, इन 4 महीनों में यानी 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक केतु के लगने वाले ग्रह के ग्रहण वाले निगेटिव तत्व से बचा लिया, निगेटिव परेशानियों से बचा लिया, असर से बचा लिया। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव ज्यादा बड़ा है और नेगेटिव कम है तो नेगेटिव वहीं पर लुप्त हो जाएगा, ढक जाएगा, असर छोड़ देगा, असर नहीं कर पाएगा और पॉजिटिव सामने आ जाएगा। इसे कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बलवान बहुत होता है। तो केतु देवता प्रवेश करें कन्या में 30 अक्टूबर 2023 को, उसके पहले से ही गुरु ने केंद्र से संबंध बनाकर 7वें स्थान पर बुध की राशि से रिश्ता बनाकर बुध को बलवान बना दिया, कन्या राशि वालों को बलवान बना दिया। अब बुध भले ही अक्टूबर में कन्या से उतरकर तुला में चले जाएं, पर गुरु का बचाव पक्ष बहुत बलवान है और ये गुरु का जो बचाव पक्ष है ये राहु और केतु के ग्रहण के दोष को कम करता है। अब आते हैं केतु के स्वभाव पर। केतु और राहु दोनों उल्टी चाल चलते हैं। 30 डिग्री से चाल चलकर घटते 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 0 डिग्री तक 18 महीने में आ जाते हैं और 0 डिग्री के होने के बाद में फिर ये पीछे की एक दूसरी राशि पर परिभ्रमण में गोचर में चले जाते हैं। केतु का स्वभाव आध्यात्मिक है। केतु का स्वभाव धन देने वाला है। वह बिना सोचे समझे व्यक्ति की योजनाएं बनाने वाला है। केतु का संबंध ऐसे स्थान से है जहां जल होता है। केतु व्यक्ति को यात्राएं देता है। केतु व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है।
वैरागी की तरफ ले जाता है। यदि केतु अच्छा है, केतु शुभ स्थान पर है, आपकी जन्म लगने के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार केतु की गोचर परिक्रमा अच्छे स्थान से जा रही है, तो सुनिश्चित रूप से शुभ केतु आपको आध्यात्म में बहुत ऊंचाई देगा। पुराने कार्यों को आप संपन्न करेंगे, अधूरे काम आपके पूरे होंगे, कुछ धन ऐसा प्राप्त होगा जिसकी आपने आशा नहीं की थी, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे वो पटवारी से संबंधित हो। एक बात और है, केतु की परिक्रमा जहां पर जिस समय जितने दिन तक भी रहेगी उतने दिन तक के उस सुख से वंचित करेगी। जैसे गृहस्थी पर यदि केतु की परिक्रमा होगी तो फिर उस समय तक गृहस्थी के सुख से वह वंचित करती है। ठीक इसी प्रकार से लग्न पर अब आपकी कन्या वालों पर परिक्रमा है और कन्या वालों के लिए गृहस्थी पर राहु देवता है। तब ये दोनों का मिला जुला प्रभाव ये हो जाएगा कि राहु का सप्तम स्थान पर बैठना भी गृहस्थी के सुख में बाधा डालना है और कन्या राशि पर केतु के ग्रहण का संबंध वैरागी की तरफ, एकांत की तरफ ले जाने की भावना है। तो अपने आप वह व्यक्ति अपने कार्य में इतना बिजी हो जाएगा कि वह गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा और राहु और केतु का मिला जुला संगम प्रभाव उसे हमेशा गृहस्थी से दूर रखने की, गृहस्थी से परेशानी, सुख में बाधा डालने की, कहीं ना कहीं कोई परेशानी का कारण तैयार करेगा। बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, सुख नहीं मिलेगा, घर से दूर हो जाना पड़ेगा, कुछ वैचारिक मतभेद हो जाएंगे जो इस परिक्रमा के चलने तक भी बने रह सकते हैं। इसलिए बहुत समझदारी से आध्यात्मिक वातावरण से हमें लाभ उठाना चाहिए और अपना बचाव पक्ष बना के रखना चाहिए। हमने देखा कि केतु की परिक्रमा व्यक्ति को आध्यात्मिक की ओर ले जाती है, तो आध्यात्म एक बड़ा बचाव पक्ष है। जिस स्थान से भी केतु की परिक्रमा निकलेगी, केत छुड़ाए खेत, यानी उस समय तक के लिए, जिस समय तक उसकी परिक्रमा वहां पर है, तब तक हमें हमारे उस सुख में बाधा मिलती है, बाधा होती है। इसलिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए और उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि यदि हम किसी सुख से दूर हो रहे हैं तो किसी दूसरी चीज को पाने के लिए जो हम उस सुख से वंचित हो रहे हैं उसको पाकर ही रहें। जैसे विद्यार्थी घर छोड़कर बाहर पढ़ाई के लिए जाता है, कोई देश छोड़कर विदेश यात्रा पर जाता है, क्योंकि केतु का संबंध विदेश यात्राओं से भी है, अपनी प्रगति के द्वार खोलने से भी है। तो वह व्यक्ति उसकी प्रगति के लिए, अपने कैरियर निर्माण के लिए, आगे धन कमाने के लिए, आगे अपने को प्रूव करने के लिए वह तैयारी कर रहा है, तो उसे पूरे मनोयोग से उसकी तैयारी में लगे रहना चाहिए। केतु का संबंध जौ से है, सप्तधान से है। हम जितना इसे दान में प्रयोग करेंगे, केतु के नक्षत्र हमारे इस 18 महीने में आते हैं। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, मूल, अश्वनी। मघा, मूल, अश्वनी। जब भी कभी किसी भी मंगलवार के दिन केतु के नक्षत्र आए, तब हमें 7 kg जौ को दान करना चाहिए। चाहे हम हवन यज्ञ के लिए दान करें, चाहे हम किसी उपाय प्रयोग में उतारा करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। भूमि में गाड़ने से भी बहुत फायदा होता है, पक्षियों को खिलाने से भी बहुत फायदा होता है, पर जल विसर्जन करने से लाभ कम होता है, क्योंकि जल तत्व चंद्रमा का है और केतु का ग्रहण चंद्रमा को लगता है। तो केतु की चीज जल में विसर्जन करना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। बहुत सारे व्यक्ति गाय को खिलाने में उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार से इसका दान का उपयोग किया जा सकता है। सप्तधान का उपयोग
हम लंगर में, महाप्रसाद में, भंडारे में ये 7 प्रकार के अनाज देकर उपयोग कर सकते हैं। पक्षियों को खिलाने के लिए, गाय की सेवा के लिए और किसी गरीब को अनाज दान करके भी हम इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे तो केतु का दान आपके पहने हुए वस्त्रों में बहुत अच्छा होता है। आपका पहना हुआ जो भी 1-2 बार का पहना हुआ कोई पुराना वस्त्र हो, और हमारे किन्नर समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनको यदि आपका वस्त्र दिया जाए और वो उसे धारण करें, वो उसे पहने, तो वह केतु का दान सबसे अच्छा कहलाता है। ये तो मैंने उपाय बताए। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यह समय अब पूरा 2023 निकल जाने के बाद जब जनवरी 2024 शुरू होगा तब से वो उन्हें प्रभावित करेगा, उसके पहले ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। और मई 2025 तक जब तक इसका असर रहेगा तब तक के वह आपके भाग्य के बंद दरवाजे जरूर खोलेगा, क्योंकि जब प्रारंभ में जो असर रहता है वही असर आगे चल तक आगे ले जाकर हमें कहीं ना कहीं निगेटिव पॉजिटिव दिखाता है। तो प्रारंभ में पॉजिटिव है तो आगे चलकर वो पॉजिटिव ज़्यादा होगा, निगेटिव कब होगा। बस समझदारी से काम लेना है। यदि आपका केतु अशुभ हुआ, आपकी गोचर परिक्रमा में आपके लगने के अनुसार में, जन्म पत्रिका के लगने के अनुसार में यदि आपका केतु का स्थान षष्ठम, अष्टम या द्वादश स्थान से है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में या जन्म से चंद्रमा के साथ या राहु के या केतु जो आपके सूर्य के साथ में या राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ में कहीं है, तो सूर्य के साथ में राहु केतु या चंद्रमा के साथ में राहु केतु का होना और फिर इसके बाद में किसी की राशि पर केतु का या राहु का आ जाना, वो उसके लिए बहुत बहुत कठिन समय है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सभी के लिए कठिन भी नहीं है और सभी के लिए अच्छा भी नहीं है। जन्म पत्रिका ग्रहण योग की होगी तो कठिन होगा। मंगल के साथ में यदि केतु का, मंगल के साथ में यदि राहु का जन्म पत्रिका में लिखा जाना होगा तो कठिन होगा। तो इसलिए ये सारा गोचर परिक्रमा का जो प्रेडिक्शन है इस रिजल्ट पर आता है कि यह समय आपके लिए वरदान से कम नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने भाग्य के बंद दरवाजे खोलें और पूरे मनोयोग से अपनी सफलता के लिए तैयार हो जाएं, इतनी पात्रता बनाएं कि आप जो हासिल नहीं कर पाए थे वो भी हासिल करके दिखाएं। क्योंकि आपके ऊपर में ना तो शनि की 7.5 है, ना शनि का ढैया है। शनिदेव के प्रभाव से आप बिल्कुल मुक्त हैं। इसलिए मीन राशि पर राहु के प्रभाव में तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी है, तो वो पूरी तरह मुक्त नहीं है। पर केतु की परिक्रमा वाले जो कन्या राशि वाले हैं वो इस समय ज़्यादा मुक्त हैं और वह अपने जीवन में स्वतंत्र होकर कुछ अच्छा रिजल्ट सामने में दुनिया को दे सकते हैं, अपने को प्रूफ करके दुनिया के आगे दिखा सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के साथ में हमारी शुभकामनाएं हैं। और पूरी 12 राशियों में भी केतु का प्रभाव अलग अलग तरीके से है, पर महत्वपूर्ण सिर्फ अभी मैं तुला की और मेष की भी बात करूं, जहां से अभी बदलाव हुआ है। तो तुला राशि का संबंध अभी तक केतु से रहा था, अब वो कन्या पर आ गए, तो तुला राशि से वह एक घर आगे एक घर पीछे कैसे निकालेंगे। तुला राशि से केतु देवता जब कन्या में आ गए तो फिर तुला राशि अब पीठ के पीछे हो गई, यानी अब 12वां हो गया घर तुला का। तो फिर केतु से 12वें हो गई तुला राशि। तो तुला राशि के लिए व्यय का, नाश का, फिजूल खर्चे का, कोर्ट कचहरी का, परेशानियों का यह समय अभी कुछ दिनों रहेगा। इससे उनको बचाव पक्ष और साधनात्मक तरीके से अपने आप को
उपाय में लाने की जरूरत है। इसके अलावा मेष राशि की बात करें तो मीन राशि में जब राहु का प्रवेश हुआ तो मेष राशि से अब हमने ये देखा कि वो 12वें हो गए। तो ठीक यही बात मेष राशि के लिए बहुत खर्चों का, विनाश का, यात्राओं का, बहुत भाग दौड़ का, पुलिस कंप्लेन, कोर्ट कचहरी, परेशानी, उलझन, प्रारंभ में ये परेशानियां देखने को आएंगी। इसलिए आध्यात्म हमें बचाता है, हमें आध्यात्म होना चाहिए। हम तो हर साल 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अपने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर में राहु और केतु की शांति इसलिए किया करते हैं, नवग्रहों की शांति इसलिए किया करते हैं, शनि शांति इसलिए किया करते हैं कि ये जो यात्रा परिवर्तन होती है और 18 महीने तक किसी न किसी राशि पर जो इसका प्रभाव रहता है उसे नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सके, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना आपके हाथ में है। हमने तो शनि के लिए भी ऐसा ही कहा है कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा बनने वाला आदमी चाहिए। हर ग्रह पर यह लागू होता है। हम शनि शांति अनुष्ठान शनिश्चरी अमावस्या पर कराया करते हैं, तो हमने देखा है कि वो व्यक्ति जो कल तक शनि पीड़ा से परेशान थे, शनिदेव जी उनको इतना देते हैं कि वो गुरूर से कहते हैं कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा और मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा। आप भी कभी संभव होता है तो एक बार शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र की यात्रा जरूर कीजिए, खासतौर से 14 जनवरी मकर संक्रांति के उत्सव पर या फिर शनिश्चरी अमावस्या के महोत्सव पर। यदि आप भी शनि की 7.5 ढैये से प्रभावित हैं, यदि आप भी राहु या केतु की परिक्रमा से या 18 साल की राहु की जो भी परिक्रमा होती है, जो भी महादशा होती है, या 7 साल की जो केतु की दशा होती है, या 19 साल की जो शनि की दशा होती है, उससे जब हम प्रभावित होते हैं तो हमें ऐसे स्थानों पर जाकर बहुत अच्छे तरीके से उसका शांति विधान करना चाहिए और नेगेटिव समय को पॉजिटिव बनाना चाहिए। मैंने पूरे केतु के विज्ञान के ऊपर और पूरे राहु के विज्ञान के ऊपर श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं, बड़े ज्ञानवर्धक डाले हैं कि जिससे आप A to Z केतु को समझ सकें, A to Z राहु को समझ सकें और समझ सकें कि यदि राहु देवता सप्तम आएंगे कन्या राशि वालों के तो क्या फल होगा, या मीन राशि वालों के केतु देवता सप्तम आएंगे तो क्या फल होगा, और हमें क्या क्या करना चाहिए। कैसे जानेंगे कि शुभ केतु है या शुभ राहु है। तो राहु केतु की अशुभता और शुभता को भी आपको समझ आएगा। इनके नक्षत्रों के भी संबंध में आप ज्ञानवर्धन कर सकेंगे और उनको सही तरीके से नोट्स बनाकर आप उपायों में ला सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें, और हमारे सभी ग्रहों के ऊपर जो प्रशिक्षणात्मक वीडियो हैं उनको भी जरूर सुनें, जरूर देखें और अपने कमेंट्स करें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। यह ज्ञानदान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय श्रीदेव। दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में अब इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाज़त। जय शनिदेव।